तो बात करते हैं अब हम कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है। तो देखिए 1905 में आइंस्टीन ने हमको एक चीज बताया कि अगर हमारे पास कोई मास है, अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो वहां से आपका एनर्जी भी इंक्रीज होता है। तो उन्होंने हमको क्या बताया, 1905 में हमको आइंस्टाइन साहब ने बताया कि मास जो है और एनर्जी जो है वो आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है मतलब दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर हम मास को चेंज करते हैं तो वहां पर एनर्जी भी चेंज होता है। तो उन्होंने हमको बताया कि इफ वी इंक्रीजेज द मास, अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं देन द एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। तो इसी को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो देखिए जैसे हमारे पास m इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जैसे आपने मास को इंक्रीज किया तो यहां से आपका एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस 1905 में आइंस्टाइन साहब ने हमको बताया कि अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो वहां से एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और यही जो मास, अगर देखिए अब इसके आगे का एक आपको आता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपका इसका मतलब हुआ कि मास जो है वो कन्वर्ट हो गई एनर्जी में। मास जो है वो कन्वर्ट हो गई एनर्जी में। तो इसी को बोलते हैं हम मास इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी मास और एनर्जी जो है वो आपस में इक्विवेलेंस है। यानी अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो आइंस्टाइन साहब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर उन्होंने पाया कि इफ वी इंक्रीज द मास देन द एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज। और इसी को बोलते हैं हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हमने देखिए इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है इफ वी इंक्रीज द मास देन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, इसका मतलब ये हुआ। और हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि जो मास है वो कन्वर्ट हो गई एनर्जी में, इसका मतलब हुआ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर पूछे कि हम क्यों इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि जो मास है वो एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए मास डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए सम ऑफ ऑल न्यूक्लियर, जैसे हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसका बना होता है, न्यूक्लियस किसका बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से आपके पास है ये सब। तो अगर आप इसका सम करते हैं तो इसका जो सम होगा वो ज्यादा होगा। यहां पर न्यूट्रॉन बना देते हैं, यहां पर प्रोटॉन, यहां पर न्यूट्रॉन बना देते हैं। तो मास ऑफ ऑल न्यूक्लियन, देखिए यहां पर हमने छोटे छोटे न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन को ऐड किया तो इसका जो मास होगा वो ज्यादा होगा मास ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अकेला एक बड़े से मास के। यानी अगर आप ये वाला पूरा मास एक एक कर आप इसका सम करते हैं तो यहां पर जो मास होता है न्यूक्लियस का वो इससे छोटा होता है। वो इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होता है यानी यहां पर कोई एक प्रकार से डिफेक्ट आ गया है। यहां पर क्या आ गया है, एक प्रकार से एक डिफेक्ट आ गया है। तो जो इसका मास होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, वो लेस होगा मास सम ऑफ ऑल द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ ऑल द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी मास सम ऑफ ऑल द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो ज्यादा होगा मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी अगर आप छोटे छोटे मास को जोड़ेंगे तो वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, अगर आप न्यूक्लियस को बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ मास आपका डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है।
कुछ मास क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, और वो जो मास डिसअपियर होता है उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास विल बी डिसअपियर एंड दैट मास इन टर्म नोन एज मास डिफेक्ट। अब देखिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, तो हम ऊपर वाले पोर्शन को इरेज कर देते हैं कि मास इक्विवेलेंस रिलेशन की बात किया तो 1905 में आइंस्टाइन साहब ने हमको क्या बताया कि इफ वी इंक्रीज द मास देन द एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, और उन्होंने ये रिलेशन दिया इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का मतलब हो गया कि मास को कन्वर्ट कर दिया गया एनर्जी में। अब यहाँ पर देखिए मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, तो हमने बताया कि अगर आप छोटे छोटे चीजों को जोड़ेंगे तो वो आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बड़े हुए चीज के। यानी अगर आप छोटे छोटे चीज से कुछ बनाते हैं तो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो पहले से बना हुआ है। तो देखिए मास ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि अगर हम छोटे प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, इनको अगर हम सम करें तो ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यही होता है मास डिफेक्ट। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसका डिफिनीशन लिखते हैं यहाँ पर, चलिए ऊपर लिख देते हैं। अब हम इतना इरेज कर देते हैं मास इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मास इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, तो 1905 में आइंस्टाइन साहब ने देखा कि अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी में भी इंक्रीमेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं मास इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी मास को बढ़ाने पर एनर्जी में भी इफेक्ट आए, उसी को बोलेंगे मास इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मास डिफेक्ट क्या होता है तो उसका डिफिनीशन लिखते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है उसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए मास डिफेक्ट क्या होता है तो उसको लिखते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे आपने एक न्यूक्लियस को बना लिया, इंडिविजुअल न्यूक्लियस है, तो इसका मास कम होगा एज कंपेयर टू अगर आप इसका छोटे छोटे कण से इसको बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े से अगर इसको बनाएंगे तो इसका मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस some mass will disappear, that disappear mass are known as maस डिफेक्ट। मास डिफेक्ट यानी अगर हम न्यूक्लियस को बनाते हैं तो जो सम ऑफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम ऑफ मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सम मास विल बी डिसअपियर, कुछ मास आपके गायब हो जाते हैं। यहाँ पर सम होगा, सम मास विल डिसअपियर एंड दैट डिसअपियर मास आर टर्म नोन एज मास डिफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसका बारे में बता दिया, यानी अगर आप छोटे छोटे टुकड़े से किसी भी मास को बनाएंगे तो वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस। यानी जैसे मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो उसका मास क्या है, जैसे उसका मास है, और अगर उसी मास को बनाने के लिए आपने छोटे छोटे टुकड़े से उसको बनाया तो आप देखेंगे जो ये वाला मास होगा, अगर इसी साइज का इसको बनाना है, इस वाले मास को अगर इसी साइज का बनाना है तो इसको बनाएंगे इतना, तो इसमें इसका मास जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। तो यहाँ पर यही होता है मास डिफेक्ट, यानी इसका मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इसके। क्यों ऐसा होता है तो उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास विल बी डिसअपियर, कुछ मास आपके गायब हो जाते हैं, और जो मास गायब होते हैं उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम मास डिफेक्ट। तो देखिए मास डिफेक्ट का फार्मूला होगा कि डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर दीजिए, मास ऑफ न्यूक्लियस कर दीजिए। क्यों मास ऑफ न्यूक्लियस में से हम मास ऑफ न्यूक्लियस वर्क करेंगे, क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूक्लियस के, इसी कारण से हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो मास ऑफ न्यूक्लियस किसका बना होता है, तो हम जानते हैं न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको लिखना चाहे तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को mx मान लेते हैं,
तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम एक्स। तो यही मास जो होता है वही डिसअपियर होता है, और इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस सम मास विल बी डिसअपियर एंड दैट मास जो डिसअपियर होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मास डिफेक्ट। और यही आपका फार्मूला बनता है, यहाँ पर यही आपका फार्मूला बनता है। तो ये था आपका मास डिफेक्ट। अब देखिए, अब इसी में बाइंडिंग एनर्जी आता है। तो बाइंडिंग एनर्जी हालांकि कोर्स में तो नहीं है, लेकिन क्या करें, उसको बताना ही पड़ेगा। तो मास डिफेक्ट की पहले बात कर लिया हमने कि अगर हम छोटे छोटे टुकड़े से मास बनाएं इसी के रेंज में, तो वो मास ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो मास पहले से बना है। यानी इस वाले मास जो पहले से बना है वो मास जो होगा वो कम होगा अगर हम उसी मास को उसी रेंज में बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों से उसको जोड़कर बनाएं। तो इसी कारण से ये वाला जो मास होगा वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू इसके, जिस कारण से यहाँ पर ये वाला मास जो होगा वो बड़ा होगा इससे। तो उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है, जब आप न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, इसमें कुछ मास डिसअपियर हो जाता है, जिस कारण से जो मास डिसअपियर होता है तो उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो ये था आपका मास डिफेक्ट, और इसका फार्मूला एक्सप्रेशन इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से इसका फार्मूला आता है। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी होता है इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट the nucleons from न्यूक्लियस। उसी को क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस फ्रॉम न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जैसे डेल्टा आई जो था आपका E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये था, यही क्या है आपका बाइंडिंग एनर्जी है, यही क्या है बाइंडिंग एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक वैल्यू आती है, एक एएमयू के लिए आपका बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमने मास डिफेक्ट बात कर लिया, थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी जो कि सिलेबस में नहीं है तब भी मैंने आपको बता दिया है। क्या होता है, एक प्रकार का अमाउंट होता है रिक्वायर्ड टू एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियंस फ्रॉम न्यूक्लियस, उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम इतना इरेज कर देते हैं, अब हम इतना इरेज कर देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में एक फार्मूला बनता है जिसका वैल्यू होती है करीब करीब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 AMU। इसकी वैल्यू के लिए आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो उसको कैसे निकालेंगे अब उसी की बात करते हैं। तो चलिए अब इतना इरेज कर देते हैं, अब इतना इरेज कर देते हैं। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी की तो डिफिनीशन मैंने लिख दिया ऊपर, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी का डिफिनीशन हो गया। अब यहां से एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, जैसे आपके पास E इक्वल टू होता है क्या, एम सी स्क्वायर। तो 1 AMU में क्या होता है, एक AMU की बात करें तो वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27। तो 1 इंटू मास को मान लेते हैं 1, और 1 AMU में है तो 1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 इंटू C मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो यहाँ पर लिख दिए 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब इसको अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, 1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 इंटू। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है इसको, तो इसमें 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है,
तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × 1.67 × 10⁻27 इंटू 3 × 10⁸ इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और इसकी वैल्यू करीब करीब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब देखिए 1 AMU के लिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी लगती है कितना, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 AMU के लिए कितना लगेगी, ये 1 AMU के लिए वैल्यू इतनी आती है AMU के लिए। उसी तरह पूछे 2 AMU के लिए कितना आएगी, तो ये वैल्यू आएगी 2 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह पूछे अगर आपसे कि डेल्टा एम में कितना आएगी, तो डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आपकी आएगी। तो यहाँ से आपका इतना मैंने आपको कवर कर दिया कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है उसके बारे में बता दिया, फिर मास डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया। अब आता है आपका न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अब उसकी भी बात हम करेंगे। तो चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का एक ग्राफ बनाएंगे, एक रफ स्केच बनाएंगे, करेक्ट नहीं होगा देखिए, तब भी मैं आपको समझा दूंगा कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। फिर उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू CBSE टर्म 2 एग्जाम, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। अगर आप CBSE टर्म 2 का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस 2 टॉपिक और बचा है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर इतना टॉपिक तो मैंने कवर ही कर दिया। अब आगे की बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो देखिए अब ग्राफ बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस न्यूक्लियस का, जो कि एक रफ स्केच है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में ग्राफ दिया है वही करेक्ट है। ये ग्राफ मैं एक रफ के लिए बना रहा हूं, एक प्रकार से आपको समझाने के लिए। तो जैसे आपका मान लेते हैं कि ये आपका कुछ इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा, इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बनेगा इस तरह से। तो देखिए यहां पर आपका रेंज होता है, जो रेंज, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, जो रेंज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के आसपास आता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें जो Fe है जो 56 होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। और ये जो है, ये देखिए ये सब मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब क्या करते हैं, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंटली पाया गया जो रेंज 50 से 55 या 56 के आसपास है वो बहुत स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। 50 से देखिए 40 से 60 मान लेते हैं, तो 40 से 60 वाले जो स्टेट होंगे वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यानी जो 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज जो होता है वो 40 से 60 वोल्ट में होता है। और यहाँ पर Fe आता है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट होता है। उसी प्रकार यहाँ पर एक यूरेनियम आता है, यहाँ पर एक प्रकार से यूरेनियम भी आता है जिसका मास नंबर 238 होता है, जो कि अनस्टेबल होता है। और ये जो यूरेनियम है इसका मास नंबर बड़ा है, यानी एक हैवी पार्टिकल है। एक क्या है, एक हैवी पार्टिकल है, मान लीजिए एक हैवी पार्टिकल है। और ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, लाइटर एलिमेंट है। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब छोटे छोटे लाइटर एलिमेंट कंबाइन करते हैं और वो रेंज में आ जाते हैं, किसके, इसके रेंज में आ जाते हैं, यानी स्टेबल के रेंज में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी जब छोटे छोटे लाइटर एलिमेंट कंबाइन कर इसके रेंज में आ जाए 56 के रेंज में, यानी इसके मास नंबर के बराबर आ जाए 40 से 60 के मास नंबर, यानी या इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 45 से 60 के रेंज में आ जाए, जो कि मास नंबर इतना स्टेबल होता है। तो वो क्या कराते हैं, वो बनेंगे आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहाँ की बात करें तो ये देखिए बड़ा क्या है, एक हैवी पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो हैवी पार्टिकल होता है, हैवी न्यूक्लियाई, वो टूटकर छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होकर इसके रेंज में आ जाता है। किसके रेंज में आ जाता है, इस वाले रेंज में आ जाता है। हैवी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल टूट के क्या होते हैं, इसके रेंज में आ जाते हैं। तो इनको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर
न्यूक्लियर फ्यूजन, फीजन फीजन फीजन, ये न्यूक्लियर फीजन होता है जिसमें हैवी पार्टिकल टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल में आ जाते हैं, जो कि इसके रेंज में आता है। वो देखिए ये वाला स्टेट जो है वो है क्या, वो है स्टेबल स्टेट, ये स्टेबल है। और ये सब स्टेट है ये अनस्टेबल है, ये वाला भी अनस्टेबल है, ये वाला भी जो रेंज है वो अनस्टेबल है। तो जो हमको क्या करना है, इसको स्टेबल में लाना है। तो स्टेबल में लाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे मास नंबर वाले एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब हो गए। और ये तो यूरेनियम एक बड़ा एलिमेंट है, तो यहाँ पर बड़ा एलिमेंट टूट कर छोटे छोटे एलिमेंट में आ जाता है। और ये वो इसकी रेंज में आता है, 50 से 60 के रेंज में आता है, इसके मास नंबर के रेंज में आता है, जो कि 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन के रेंज में आता है। तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, एक बड़ा पार्टिकल टूट के छोटे छोटे पार्टिकलों में सब डिवाइड हो जाता है। वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन कर बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जो कि इसके रेंज में आता है। और ये वाला जो रेंज होता है, ये जो वाला रेंज होता है, ये स्टेबल रेंज होता है। ये क्या होता है, स्टेबल रेंज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। यानी छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, कंबाइन कर एक हैवी न्यूक्लियाई का फॉर्म करें, तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जब एक बड़ा पार्टिकल डिवाइड होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई या 3 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होकर इसके रेंज में आ जाए। यहाँ पर बड़ा पार्टिकल टूटता है और वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के रेंज, छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, और वो जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो इसके रेंज में आते हैं, तो ये आपका स्टेबल हो जाता है। और ये फिनोमिना कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब डिफिनीशन लिखते हैं। ग्राफ से मैंने आपको कुछ समझा दिया है, देखिए अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा। अब देखिए, अब इसका डिफिनीशन लिखते हैं, अब इसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई and produce heat, तो उसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। जैसे देखिए ये वाला जो ग्राफ था इस तरह से, तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल क्या थे, छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन करेंगे। और देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, दोनों पे तो चार्ज भी सेम होता है, तो कैसे कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। न्यूक्लियर फोर्स से ये दोनों कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से कंबाइन कर एक हैवी न्यूक्लियाई बना देते हैं, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है और रेंज में आ जाता है किसके, Fe वाले के रेंज में आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, और प्रोड्यूस करता है हीट, प्रोड्यूस करता है हीट या एनर्जी को रिलीज करता है, या रिलीजेड एनर्जी तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। यानी छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन कर एक बड़ा सा पार्टिकल बना देंगे, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, व्हेन हैवी न्यूक्लियाई break into two or more daughter nuclei and releases energy, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी यहाँ पर एक हैवी पार्टिकल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और प्रोड्यूस करता है एनर्जी को रिलीज करता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। तो ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब कोई बड़ा सा पार्टिकल टूट कर 2 या 2 से अधिक डाटर न्यूक्लियाई में क्या हो, 2 या 2 से अधिक डाटर न्यूक्लियाई में
कन्वर्ट हो जाए और वो स्टेबल के रेंज में आए, और ये जो रेंज हो वो स्टेबल हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जब छोटा सा न्यूक्लियाई, जब दो या दो से अधिक, व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन, यानी दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन कर एक हैवी न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करें और प्रोड्यूस करें एनर्जी को या रिलीज करें एनर्जी को, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा? जब हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक इनटू टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई एंड प्रोड्यूसेस हीट और रिलीजेस एनर्जी, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये था आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट, यानी हमने न्यूक्लियाई को पूरा कवर कर लिया। इतना ही आपके पूरे टर्म 2 में है, एक नई टॉपिक आपका टर्म 2 में है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल डिलीटेड है, बस इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।